जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्नों की सीरीज में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें यदि आप लोग MP गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में या कह सकते हैं हम निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसे हम आम भाषा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। आप लोगों से एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन देकर अलग अलग माध्यम दे दिए जाएंगे और ऑप्शन में आपको निर्वात भी दिया जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से किस माध्यम में या फिर कहां पर प्रकाश की जो चाल है सर्वाधिक होती है। तो किसी भी माध्यम से ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है लैंगरहैंस के आइसोलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और दिए गए ऑप्शन में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, अग्नाशय में। लैंगरहैंस के जो आइलेट्स हैं या अग्नाशय में पाए जाते हैं। अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्राव होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग अर्थात शुगर की बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है जब हम हथौड़े की मदद से मांसपेशी बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जब हम हथौड़े की मदद से मांसपेशी बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल हैं जो कि कील को दीवार में ठोकने में हमें योगदान करते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कमानी बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल। जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशी बल लगाते हैं तो घर्षण बल जो है यह कील को दीवार में ठोकने में योगदान देते हैं। घर्षण बल 2 सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है अथवा इसे हम जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। कभी कभी आपको वाट ना देकर इस प्रकार से इसकी इकाई दे दी जाती है और आप लोगों से पूछा जाता है शक्ति का मात्रक क्या होता है, तब आपको इकाइयों के अनुसार इसका आंसर बताना है, जूल प्रति सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, परभक्षी कहलाता है। अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव परभक्षी कहलाता है। उदाहरण के लिए सिंह अर्थात जो शेर है, बाघ, तेंदुआ इत्यादि जो अन्य प्राणियों का शिकार करके उन्हें खाकर अपना तथा अपने परिवार का पेट भरते हैं, क्या कहलाते हैं, परभक्षी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, CH3Cl3। क्लोरोफॉर्म का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3Cl3 होता है, जिसे हम ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं और इसका रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में मूर्छित करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को MP कि व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम जैसे कि MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, MP SI एग्जाम 2016, 2017, MP फॉरेस्ट एग्जाम 2017, साथ ही साथ पटवारी एग्जाम 2017 और आप लोगों के लिए हाल ही में जो एग्जाम कराए गए हैं जैसे जेल प्रहरी एग्जाम 2018,
इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर के साइंस के क्वेश्चन आपको देखना है, जो कि आप लोगों को साइड में दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लगभग आपको 2500 क्वेश्चन, 2250 प्लस लगभग 2500 क्वेश्चन यहां पर इस पीडीएफ में मिलने वाले हैं। इस पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको व्यापम द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे पटवारी फॉरेस्ट कांस्टेबल एग्जाम के लिए। यदि आप लोगों ने कांस्टेबल एग्जाम 2022 दिया था तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, यदि आपने कभी एमपी जीके को ध्यान से दिया हो, तो जो एमपी एसआई एग्जाम 2017 में एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन पुनः उठाकर कहां पूछ लिए गए थे? एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो यह पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके मिल जाएगी, जिससे कि आप लोगों की और बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लें, जिससे आपका जो साइंस का क्वेश्चन है वो आपको पता चल सके कि व्यापम का लेवल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है, गंगा में खालिस्तान पाया जाता है, सॉरी गंगा नहीं, गन्ना है यहां पर। गन्ने में क्या पाया जाता है? आपसे पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और माल्टोज, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और सुक्रोज, चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। गन्ने में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। गन्ना नगदी फसल का उदाहरण है। गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है दोस्तों, रेड रस्ट रोग, वह कवक के कारण लगता है। यह भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, फली। पौधे के जो फली भाग होता है, जो बीज होता है ना, उससे हमें क्या मिलती है? कॉफी मिलती है। आप लोगों ने कॉफी के एड देखे होंगे, तो जो कॉफी होती है वो किससे प्राप्त होती है? पौधों के बीजों से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का ऊर्जा मान या कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है, तथा हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। तो यह आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि भविष्य के ईंधन के रूप में किसे जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस को भविष्य के ईंधन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, जल के तापमान में वृद्धि। यदि जल के तापमान में वृद्धि की जाती है तो जल के वाष्पीकरण में भी वृद्धि होगी। जल जो होता है यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्पित होता है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है, वाष्पन की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, जब पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयनीकरण और तनुकरण दोनों। जब पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है और धीरे धीरे यहां पर डाली जाती है, तो आयनीकरण और तनुकरण दोनों की घटना घटित होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो विषाणु जनित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खसरा रोग। खसरा रोग जो है दोस्तों, यह विषाणु या वायरस जनित एक रोग है। इसके अतिरिक्त तपेदिक अर्थात जो जिसे हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और डिप्थीरिया, ये सभी के सभी रोग किसके द्वारा होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। अगर यहां पर विषाणुओं की बात कर ली जाए तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं को सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। तो आप लोगों से 4 ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है कि किस सूक्ष्म जीव को सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है, तब आपका आंसर होगा वायरस को या विषाणुओं को सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। जो विषाणु होते हैं यह मानव शरीर या किसी जीवित कोशिका में जाने के बाद अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है,
बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया बेरी बेरी जो रोग है किस वजह से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, विटामिन बी1 की कमी से। बेरी बेरी नामक जो रोग है यह विटामिन बी1 की कमी से होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और आपसे पूछा गया है कि कुत्ते के काटने से मानवों में कौन सी बीमारी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, रेबीज। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके या रेबीज के वैक्सीन की खोज की थी। रेबीज रोग में मानव को जो होता है यह कुत्ते के काटने से होता है। इसमें इन्हें किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। पानी से डरने वाली जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी ग्रंथि जो है जो यौवन तक सक्रिय रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है यह केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। मनुष्यों में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण ही आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है न्यूट्रॉन खालिस्तान के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसके नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वह क्या है? 1, और इसका भार भी कितना है? 1 है। तो यहां पर आपसे पूछा गया था कि किसके परमाणु के नाभिक में हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, प्रतीक चिन्ह H होता है, और इसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम जिसे हम बनेज 1 कहते हैं, दूसरा ड्यूटेरियम जिसे हम बनेज 2 कहते हैं, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, और तीसरा इसका समस्थानिक होता है ट्राइटेरियम जिसे बनेज 3 कहते हैं, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर नॉर्मली हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है किसकी अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किसकी अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, निकिल। निकिल की अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट जो है यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। चॉकलेट में निकिल की मात्रा मिली होती है। ये जो आप कैडबरी खाते हैं ना, इसमें किसकी मात्रा मिली होती है? निकिल की मात्रा मिली होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है विद्युत धारा की विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपसे पूछा गया है विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, शक्ति। कार्य करने की दर, या हम कह सकते हैं कि विद्युत कार्य करने की दर या विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? शक्ति कहा जाता है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है यह वाट होता है। मशीनों के कार्य करने की जो क्षमता है वह हॉर्स पावर में मापी जाती है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है कि कितने एचपी की मोटर है। इस तरीके से हम पूछते हैं तो एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। और एक वाट बराबर कितने हॉर्स पावर होता है ये आप लोग हमें बताएंगे। 1 हॉर्स पावर बराबर 1 एचपी बराबर कितने वाट होते हैं ये आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। और मैं इसका लास्ट डिजिट भी बता देता हूँ। लास्ट के 2 डिजिट इसके 46 आने वाले, 1 डिजिट आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कितने वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन का जो अणु होता है दोस्तों वह क्या होता है? O2। मतलब यहां पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बना है? आंसर होगा 2 परमाणुओं से मिलकर। ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन का जो अणु है यह द्विपरमाणविक होता है। तो आपको ऑप्शन में देकर पूछ भी लिया जाता है कि ऑक्सीजन का अणु कैसा होता है। ऑप्शन देते हैं 1 परमाणविक, द्विपरमाणविक, या फिर त्रिपरमाणविक या चतुर्थ परमाणविक। तो आपका आंसर क्या होता है? द्विपरमाणविक होता है। मतलब 2 परमाणुओं से मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बना होता है। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? 16 होता है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है, रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 सेरेस। रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा जो है वह सेरेस है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी व्यापम द्वारा प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन सभी का फुल सॉल्यूशन, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016 2017 के पेपर्स का फुल सॉल्यूशन देखना है, जीके जीएस एमपी जीके, या फिर आप लोग एमपी एसआई एग्जाम 2016 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, या एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 के फुल पेपर देखना चाहते हैं फुल सॉल्यूशन, तो आप इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना है, जहां पर आप लोगों को सभी एग्जाम्स की अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी आने वाली एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती जैसे एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो तुरंत प्लेलिस्ट चेक करें। और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अम्लीय विलयन में फिनोप्थिलीन का रंग कैसा हो जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और ये जो फिनोप्थिलीन होता है एक प्रकार का सूचक होता है, ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा अम्लीय विलयन में फिनोप्थिलीन का रंग कैसा हो जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, रंगहीन हो जाता है। अम्लीय विलयन में फिनोप्थिलीन का जो रंग है दोस्तों यह रंगहीन हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी खालिस्तान की वजह से प्रवेश करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है किस विधि की वजह से। तो आंसर होगा परासरण। मिट्टी से जैसे हम पानी मिट्टी में डालते हैं, पौधे की जड़ों तक खोदकर उसमें तो नहीं डालते हैं, मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो वह जड़ों के रेशों में पानी किसकी वजह से पहुंचता है। तो आंसर होगा परासरण के द्वारा पहुंचता है। पौधे के विभिन्न भागों में जल का संचरण जाइलम के द्वारा होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच खालिस्तान की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। बाधाओं का, अवरोधों का, अनियमितताओं का या अड़चनों का। यदि आप लोगों को घर्षण की परिभाषा याद है तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अनियमितताओं का। दो सतहों के बीच लगने वाला जो विरोधी बल होता है, घर्षण बल, वह दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो जोड़े में नहीं पाया जाता है। फेफड़ा तो यह एक जोड़ी पाया जाता है, गुर्दा एक जोड़ी पाया जाता है, आंख एक जोड़ी पाई जाती है, लेकिन मुख जो है यह जोड़ी में नहीं पाया जाने वाला अंग है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, बकरीय। कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को बकरीय बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। सिनेमा हॉलों की दीवारों को थोड़ा सा खुरदुरा बनाया जाता है ताकि प्रतिध्वनियां उत्पन्न ना हो। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिनेमा हॉल या जो आपके जैसे कॉन्सर्ट या मीटिंग हॉल होते हैं उनकी जो दीवारें होती हैं उन्हें थोड़ा खुरदुरा क्यों बनाया जाता है, ताकि ध्वनि का परावर्तन ना हो, इस वजह से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 6। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या जो है टोटल 6 है। इनमें सबसे प्रमुख गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस की जो सबसे प्रमुख गैस है वह कौन सी है, आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपसे पूछा गया है, जो आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने दांतों का इलाज कराने, तो वो जो दंत चिकित्सक होते हैं वह आपके दांत का आवर्धित या बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, अवतल दर्पण का। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग घड़ी बनाने
अवतल दर्पण का उपयोग घड़ी बनाने तथा सोलर कुकर में भी किया जाता है। आप लोगों की जो वो मोटरसाइकिल्स या फिर आप लोगों के कार होते हैं, इनके हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, सल्फर निकालने के लिए अयस्कों का भंजन किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, सुइयों का उपयोग किया जाता है। एक्यूपंक्चर में सुई चुभोकर उपचार किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यकृत। यकृत जो है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो हल्के पीले रंग के पित्त रस का निर्माण करती है। यह केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। यकृत का जो रंग है वह लाल या भूरे रंग का होता है। इसका वजन 1.3 kg से 1.6 kg तक होता है। यह भी याद रखना है आपको कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यह पित्त रस का स्त्राव भी करती है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। आंसर होगा यकृत या लीवर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहां होता है, तब भी आपका आंसर होगा यकृत या लीवर में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। तो आज का वीडियो हमारा पूरा हुआ। आज की क्विज है निम्नलिखित में से कौन सी आवाज सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आप दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों का एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। साथ ही साथ यदि आप लोगों को जो साइंस की 2250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल है इसे डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी इन एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। जय हिंद दोस्तों।